इंडिया का वॉलमार्ट कहा जाने वाला डी मार्ट 11 स्टेट्स में अपनी जगह बना चुका है और एनसीआर में टोटल 327 स्टोर्स खोल चुका है। यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डी मार्ट ना होने की वजह से वहाँ के लोग ज्यादा कुछ डी मार्ट के बारे में जानते तो नहीं, पर डी मार्ट की पॉपुलैरिटी इतनी है कि नाम तो जरूर सुना होगा। डी मार्ट और उसके फाउंडर राधा कृष्ण दमानी की स्टोरी सुनकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि राइट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। आज भी जिस एरिया में डी मार्ट का स्टोर हो, उस एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई अपनी किराने की दुकान खोलने की सोचता भी नहीं, क्योंकि जिस रेट पर बाकी के किराना स्टोर्स माल खरीदते हैं, उससे भी कम रेट में डी मार्ट अपने कस्टमर्स को सामान बेचता है। एक तरफ डी मार्ट अपने कंज्यूमर्स को 20 to 30% कम दाम में सामान दे रहा है और दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी। 2017 में डी मार्ट सिर्फ 300 रुपए के प्राइस में अपना IPO लेकर आया था, जिसने सिर्फ 3.5 साल के अंदर 7 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया। लेकिन रिसेंटली कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और इसके इन्वेस्टर्स टेंशन में नजर आ रहे हैं। भला आए भी क्यों ना, क्योंकि एक टाइम पर इतना हाई रिटर्न देने वाला स्टॉक पिछले 2 साल में अपने पीक पॉइंट से 40% नीचे आ गया है। लेकिन आखिर इतने बड़े डाउनफॉल का रीजन है क्या इन सब के पीछे रिलायंस रिटेल का हाथ तो नहीं है? पर ये सब जानने से पहले हमें डी मार्ट की हिस्ट्री को जानना होगा कि कैसे डी मार्ट इतना सक्सेसफुल एंड फेमस बना। डी मार्ट की शुरुआत राधा कृष्ण दमानी ने 2002 में की थी। राधा कृष्ण दमानी एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर हैं। इनसे मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला भी एडवाइस लेते थे। कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हो, और यही बात हम राधा कृष्ण दमानी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और डी मार्ट की ग्रोथ देख के सीख सकते हैं। जब राधा कृष्ण दमानी डी मार्ट खोलने का सोच रहे थे, तब उन्होंने दिन रात खूब रिसर्च करी। उन्होंने बड़े बड़े शहरों के सुपरमार्ट्स में जाकर एक्सप्लोर करा कि वहाँ के कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है। उस दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि ज्यादातर लोग डिस्काउंट वाली चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर मात्र डिस्काउंट देकर वो इतने सक्सेसफुल नहीं बन सकते थे, क्योंकि उस समय पहले ही फ्यूचर रिटेल ने मार्केट में बिग बाजार ओपन कर रखा था, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स निकालता था। तो भला कोई क्यों ही डी मार्ट में जाता? तो इसका मतलब अगर सक्सेस चाहिए तो डी मार्ट को बिग बाजार से भी ज्यादा डिस्काउंट देना होगा, जिससे आम जनता अट्रैक्ट होकर डी मार्ट में जरूर आए। और ये नो डाउट उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला था, और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जिससे डी मार्ट आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो आइए जानते हैं कि वो स्ट्रैटेजीज आखिर थी क्या। डी मार्ट की पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि वो अपना स्टोर किराए पे ना लेकर अपनी खुद की जगह खरीदेंगे। इससे उनकी रेंटल कॉस्ट बचने लगी और पैसा ज्यादा बचने लगा। आज डी मार्ट के 80% स्टोर्स इनके खुद के हैं और बस इन्हें 20% स्टोर्स का ही रेंट देना पड़ता है। पर इसमें भी एक चैलेंज था कि इसमें एक ही बार में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर डी मार्ट को अपने एक स्टोर से पैसा कमाकर अपना कोई दूसरा स्टोर ओपन करना हो तो उन्हें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा ना हो जाए। लेकिन ये चैलेंज भी डी मार्ट के लिए बस स्टार्टिंग डेज में था, क्योंकि जैसे जैसे डी मार्ट के स्टोर्स बढ़ते चले गए वैसे वैसे उनका प्रॉफिट भी बढ़ता गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो पहले एक स्टोर के प्रॉफिट को कलेक्ट करके दूसरे स्टोर को ओपन करने में 3 साल का समय लगाते थे, फिर वो ऐसे ही 3 स्टोर ओपन करके उनके प्रॉफिट से 1 साल में ही एक और स्टोर ओपन कर लेते थे। भले ही शुरुआत स्लो थी, पर बाद में डी मार्ट का एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो गया। चाहे डी मार्ट हो या कोई और सुपरमार्ट, ये एक ही स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, और वो है स्लॉटिंग फीस। जो भी प्रोडक्ट आप सुपरमार्ट में देखते हैं, उन्हें वहाँ प्लेस करने की फीस लगती है, या कह लो उन्हें वहाँ रखने का रेंट। कोई भी कंपनी चाहेगी जहाँ हजारों की तादाद में कस्टमर्स आते हो, वहाँ उनका प्रोडक्ट हो, ताकि वो लोगों की नजरों में आए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, जिसके लिए उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी डी मार्ट या उस जैसे सुपरमार्केट्स को एक भारी फीस चुकाती है, और इसे कहते हैं स्लॉटिंग फीस। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डी मार्ट MRP से 20 से 30% डिस्काउंट देकर भी कैसे इतना प्रॉफिट कमा सकती है। तो इसका रीजन है स्लॉटिंग फीस। अब स्लॉटिंग फीस तो रिलायंस या उसके जैसे सुपरमार्ट्स भी लेते हैं, फिर भी ये डी मार्ट से कम्पीट क्यों नहीं कर पाते? इसका रीजन है एक्सपेंसेस। जहां डी मार्ट की रेंटल कॉस्ट बचती है, और तो और अगर आप डी मार्ट जाएं तो आप देख सकते हैं कि डी मार्ट स्टोर्स बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं होते। बस एक साफ सुथरी सी जगह होगी जहां अलग अलग आइटम से भरे रैक्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आपके आसपास बहुत ज्यादा स्टाफ भी नहीं होगा, और स्टोर्स में लाइटिंग भी एकदम डिसेंट सी होगी, जिसमें आपको प्रोडक्ट
और उसका प्राइस साफ दिख सके। और वहीं अगर आप रिलायंस रिटेल या बिग बाजार देखें तो वहां आपको दिखेगी बहुत बढ़िया लाइटिंग, बहुत सारा स्टाफ, लग्जरियस डेकोरेशन, बहुत सलीके से रखे गए प्रोडक्ट्स और काफी खुला वॉकिंग स्पेस। और यही रीजन है जो इन स्टोर्स के एक्सपेंस को बहुत बढ़ा देता है। और इसी वजह से अगर हम इनके एनुअल रिपोर्ट पर नजर मारें तो इतने हैवी प्रॉफिट के बाद भी एक्सपेंसेस हाई होने की वजह से इनके पास बच जाता है एकदम लो प्रॉफिट। डीमार्ट का मेन मोटिव है आपको सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना, ना कि लग्जरी प्रोवाइड करना। और जब लोगों को इतने कम प्राइस में चीजें मिलती हैं तो लोग उसे बल्क में परचेज करना पसंद करते हैं और ऐसे डीमार्ट ह्यूज प्रॉफिट कमा पाता है, क्योंकि एक तरफ डीमार्ट का ऑपरेशनल कॉस्ट एकदम कम है और दूसरी तरफ डीमार्ट की हाई सेल्स, जिस वजह से डीमार्ट से अब तक कोई कम्पीट नहीं कर पाया है। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो पिछले 2 साल में ऐसा क्या हुआ जो डीमार्ट का शेयर प्राइस इतनी तेजी से गिरने लग गया? सबसे पहला रीजन है हाई कंपटीशन। जब डीमार्ट की शुरुआत हुई थी तो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बस फ्यूचर रिटेल था, जिसकी शुरुआत भी 2002 में हुई थी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बस यही दोनों स्टोर्स आपस में कम्पीट करते थे। पर 2006 में रिलायंस रिटेल की मार्केट में एंट्री होती है और तभी से डीमार्ट का कंपटीशन और बढ़ता गया। बट तब भी इसके असर डीमार्ट की सेल्स एंड प्रॉफिट पर नहीं पड़ा। पर पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी का मेन फोकस रिलायंस रिटेल में रहा, क्योंकि वो FMCG में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 2002 में 1.99 लाख करोड़ से 2023 में 2.26 लाख करोड़ हो गया, जो 30% का इंक्रीज है। और ये रेवेन्यू डीमार्ट के रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा है। और तो और रिलायंस रिटेल एक्सपेंशन की दौड़ में भी आज डीमार्ट से बहुत आगे है। रिलायंस रिटेल ने 2006 में अपने पहले स्टोर से शुरुआत करी थी और आज इनके 3300 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। और वहीं डीमार्ट के 324 स्टोर्स हैं और ये एक्सपेंशन डीमार्ट के रेवेन्यू पर बहुत असर डाल रहा है। और दूसरा जिससे डीमार्ट को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है वो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। जहां पहले बस डीमार्ट की कंपटीशन में बिग बाजार और रिलायंस हुआ करते थे, वहीं आज बिग बास्केट, जेप्टो, डंजो, जियो मार्ट जैसी कई कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे हैं, जिसे देखकर डीमार्ट ने भी अपनी ऑनलाइन शॉप डीमार्ट रेडी की शुरुआत करी। पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसे 80.26 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा और फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसे 142 करोड़ का। और इन सभी का असर कंपनी की शेयर प्राइस पर आराम से देखा जा सकता है। अब देखते हैं डीमार्ट के डाउनफॉल का दूसरा रीजन, जो है लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन रेट कितनी तेजी से बढ़ा है और इससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो वो अपने रेगुलर ज़रूरी खर्चों के बाद 4,000 ही बचा पाता है, जिससे वो एडिशनल चीज़ें जैसे कपड़े, बेडशीट्स, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो वो खरीद पाता है। पर महंगाई बढ़ने से जो 4,000 बच रहे थे वो अब नहीं बच पाते, जिससे इंसान एडिशनल आइटम्स नहीं खरीद पाता और इसी वजह से डीमार्ट पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा। इसके जनरल मर्चेंटाइज एंड अपैरल सेगमेंट, जिसमें टॉयज, गारमेंट्स, क्रॉकरी जैसी चीज़ें आती हैं, जो कि 23% रेवेन्यू जनरेट करता था, उसकी सेल अब बहुत कम हो गई है और लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग से कंपनी के प्रॉफिट पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें डीमार्ट के डाउनफॉल के तीसरे बड़े रीजन की, तो वो है लो मार्जिन। इन्फ्लेशन का कुछ खास असर ग्रोसरी आइटम्स पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए, लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं करते। पर डीमार्ट को ग्रोसरी आइटम्स पर बहुत लो मार्जिन मिलता है और जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन पर उसे हाई मार्जिन रिसीव होता है। तो अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स में लो मार्जिन है भी, तो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स में हाई मार्जिन प्रॉफिट को मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब से इन्फ्लेशन बढ़ा, तब से लोगों ने नॉन एसेंशियल आइटम्स को खरीदना बहुत कम कर दिया, जिससे डीमार्ट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट डीमार्ट ने भी अपने शेयर्स गिरने का यही रीजन स्टेट किया है। अब बात करते हैं डीमार्ट के डाउनफॉल के चौथे रीजन की, जो है स्लगिश रेट ऑफ स्टोर एक्सपेंशन। जैसे कि हमने रिलायंस रिटेल के एक्सपेंशन की बात करी कि कैसे रिलायंस FMCG में लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, उसी दौरान जब उसने देखा कि फ्यूचर रिटेल के पास 200 प्लस स्टोर्स हैं जिसका उसने लंबे समय से रेंट नहीं दिया, ऐसे में रिलायंस ने लैंडलॉर्ड से बात करी और वहां खुद के स्टोर्स रन करने लगा, जिससे कम पैसे और कम समय में रिलायंस के पास 200 प्लस स्टोर्स आ गए। इस एक्सट्रीम एक्सपेंशन को देखकर डीमार्ट ने सोचा कि उसे और एक्सपेंड करना चाहिए।
इसी के चलते डीमार्ट ने पिछले साल 50 नए स्टोर्स ओपन किए थे, पर 2023 में अभी तक डीमार्ट बस 22 ही स्टोर्स ओपन कर पाया। पर कंपनी की स्लो ग्रोथ देखकर ऐसा नहीं लगता कि डीमार्ट अपने लास्ट ईयर के नंबर को मैच कर पाएगी। पर इन स्टोर्स का एक्सपेंशन इतना स्लो कैसे है? इसका रीजन है रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइसेस एंड फंड्स की कमी। क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले बताया, डीमार्ट अपने स्टोर्स रेंट पर नहीं लेता, बल्कि उसे खरीदने में बिलीव रखता है, जिसके लिए होती है फंड्स की जरूरत। और फंड्स की कमी और रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइसेस के चलते डीमार्ट का एक्सपेंशन रेट बहुत स्लो है। डीमार्ट के डाउनफॉल का फिफ्थ और सबसे बड़ा रीजन है कंपनी की वैल्यूएशन एंड उसका पीई रेशियो। डीमार्ट ने अपना आईपीओ 300 रुपए पर लॉन्च करा था। इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई अराउंड 650 रुपए की। इसके बाद इसके शेयर्स बहुत तेजी से बढ़े और ये देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने लगे, जिससे डीमार्ट का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 से भी ज्यादा हो गया। पर डीमार्ट का हर साल रेवेन्यू ग्रोथ केवल 25 से 30% था, जिससे इन्वेस्टर्स काफी डिसअपॉइंट हुए और उन्हें ये समझ आ गया कि कंपनी के शेयर प्राइस ओवरवैल्यूड है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स नेगेटिव होने के कारण डीमार्ट के शेयर प्राइसेस में डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये तो हमने देखा कि डीमार्ट के डाउनफॉल के रीजन क्या थे, पर क्या डीमार्ट पहले जैसे फिर से प्रॉफिटेबल बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अगर वो अपने एक्सपेंशन पर ध्यान दे। आज भी बहुत से स्टेट्स में जहां डीमार्ट को बहुत अच्छा कंज्यूमर बेस मिल सकता है, वहां डीमार्ट के स्टोर्स हैं ही नहीं। और तो और डीमार्ट का ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत वीक है। और वहीं रिलायंस डीमार्ट के बाद में आया, फिर भी रिलायंस आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में मिलेगा और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी अच्छी है। रिलायंस की मैक्सिमम टाइम्स एक ही स्ट्रेटेजी होती है, एक हेवी डिस्काउंट देकर एक अच्छा कंज्यूमर बेस बनाना और फिर अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देना। पर वहीं डीमार्ट अपने प्राइसेस इंक्रीज नहीं करती। वैसे आपको क्या लगता है, डीमार्ट मार्केट में फिर से कमबैक कर पाएगा? हमें कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका जरा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो सी यू अगेन, बाय बाय।